Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान जो एक दिवसीय परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में देखने को मिलता है और लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके सामने आते हैं। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक चैनल पे नहीं जुड़े हैं या नए जुड़ रहे हैं, वो लोग पुरानी क्लासेस का जो भी वीडियोस है जिसमें वेव तरंग चैप्टर की समाप्ति हुई है और सबसे महत्वपूर्ण लाइट अर्थात प्रकाश चैप्टर चल रहा है, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके वह पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है, मैटर समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट भी जरूर करें। क्लियर है? तो हम लोग देखिए उसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ेंगे। चैप्टर कौन सा चल रहा था, आप जैसा कि जान रहे हैं कि लाइट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। लाइट अर्थात प्रकाश, यह जो है प्रकाश के अंतर्गत आज कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। इसके पहले की क्लास में हमने सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ लाइट पढ़ा और उसके बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्शन अर्थात अपवर्तन की घटना को पढ़ा, परावर्तन की घटना को पढ़ा। और सबसे महत्वपूर्ण कि परावर्तन और अपवर्तन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो आपने पेपर उठा करके देखा होगा तो उसके अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि जो चिकनी सतह है वहां से परावर्तन बहुत ज्यादा और खुरदरी सतह से परावर्तन कम होता है। परावर्तन की घटना के कारण ही वस्तुएं या जो भी मटेरियल्स हैं वह हमें चिकने और सुंदर दिखाई देते हैं। जब हम अपवर्तन की घटना में आते हैं तो इसके पहले भी हमने अपवर्तन की घटना के बहुत सारे अनुप्रयोगों को पढ़ा। इसके अंतर्गत हमने देखा कि गिलास या बाल्टी में रखा हुआ सिक्का जो अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर नजर आता है, क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन। साथ ही साथ हमने देखा कि गिलास में जो पानी से भरी हुई है, पेंसिल को डालने पर वह तिरछा दिखाई देती है, घटना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। साथ ही साथ हमने यह भी देखने का प्रयास किया कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का अपने आकार से बड़ा दिखाई देना किस घटना के अंतर्गत? तो प्रकाश के अपवर्तन के अंतर्गत आता है। आज हम लोग उसी के आगे जो है नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी घटना को हमें यहाँ पास देखना है। इसे अगर हम इसकी इंग्लिश की बात करें तो आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। आपसे परावर्तन पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, आपसे अपवर्तन पूछा जाएगा तो आप बता देंगे, लेकिन जब आपसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछा जाता है तो एक समस्या खड़ी हो जाती है कि कैसे हम इस प्रश्न का उत्तर दें। इसकी परिभाषा को याद करने से पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि यह कौन सी घटना होती है। तो आप सभी ध्यान केंद्रित करके इधर बोर्ड में देखेंगे कि किस तरीके से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होती है। देखिए यहाँ पास जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले बनाया हुआ था कि यह क्या है? एक सरफेस है। क्या है?
सरफेस है और इसके अंतर्गत रिफ्रैक्शन की घटना को देखेंगे, अर्थात अपवर्तन की घटना को देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग बताइए ये क्या है? यह है नॉर्मल। नॉर्मल है। हम देखिए मान लेते हैं कि जो पहला माध्यम है वह सघन माध्यम है और दूसरा जो माध्यम है वह कैसा है? विरल माध्यम है। सघन माध्यम को आप सभी किस नाम से जानते हैं यह आप बताएंगे, जिसे हम लोग डेंसर कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? रेयरर कहा जाता है। चलिए यहां देखेंगे, यह प्रकाश की किरण देखिए आ रही है, इसका नाम क्या होगा? आपतित किरण। क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपतित किरण। आप जानते हैं कि इस सतह से पड़ने के बाद जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसका रास्ता तो कुछ ये था, लेकिन सघन से विरल में जाने में हमने आपको बताया था कि यह अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात इसकी वास्तविक संरचना कुछ इस तरह दिखाई देगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस कोण को ध्यान दीजिए, इस कोण को हमने कहा था कि आपतित किरण नॉर्मल के साथ, ध्यान दीजिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, तो इसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस अर्थात आई कहते हैं। अब देखिए जब ये किरण जाकर के इधर रिफ्रैक्ट हुई है, मार्ग से विचलित हुई है, नॉर्मल से दूर गई है, तो इस एंगल को हम लोग आर से लिखेंगे, जिसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। अर्थात जो आपकी अपवर्तित किरण है वह अभिलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है उसे हम अपवर्तन कोण के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। अब आपको ध्यान से समझना है। आप देखिए कि मान लीजिए यदि ये समझने के लिए है, यदि आई का मान अगर 50 डिग्री होता, ध्यान दीजिए आई का मान 50 डिग्री होता तो आर कितना होता? आप बताइए। आर का मान 50 से कम होता, 50 होता या 50 से ज्यादा? बताइए। देखिए आर का मान जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह अभिलंब से दूर हट रहा है, इसका मतलब यह 50 से ज्यादा होगा, मान लेते हैं 60 डिग्री होगा। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आई की वैल्यू 60 होगी तो आर की वैल्यू मान लीजिए, अब ये थोड़ा सा यहां आ गया तो ये क्या होगा? थोड़ा सा इधर चला जाएगा। उसी तरह आई बराबर अगर 70 हो जाए तो आर की वैल्यू 80 हो जाएगी, आई की वैल्यू 80 हो जाए, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। फिर देखिए यहां से आएगा तो यहां जाएगा। जैसे ही मान लेते हैं कि ये किरण अब यहां आ चुकी है, आपतित किरण यहां आ चुकी है और आपतन कोण कुछ ये बन गया है, जिसे हम आई डैश कहते हैं। तो अब ये जो किरण है, यह जो आपका अपवर्तन कोण बन रहा था, यह कुछ इस तरीके से बनेगा। ध्यान देना है, इस तरीके से। इसका मतलब अपवर्तन कोण अब कितना हो गया? आर की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? जिसको भी नहीं समझ में आता वो कमेंट करके बता सकता है, पूछ सकता है। तो देखिए आर का मान 90 डिग्री हो गया। एक ऐसा कोण जब आर का मान 90 हो जाए, ध्यान देना है, उस कोण को किस नाम से जानते हैं? तो आप देखिए यहां पे हम लोग एक परिभाषा लिखेंगे, जिस आपतन कोण पर, जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए
तो उस आपतन कोण को किस नाम से जाना जाता है? इसका नाम है क्रांतिक कोण। ध्यान दीजिए, यह नाम नया है आपके सामने। उसे हम क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। क्रांतिक कोण समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण को हम लगातार बढ़ाते जाएं, एक ऐसा समय आएगा कि जो आपका अपवर्तन कोण है उसका मान बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री हो जाए, तो जिस एंगल पर यह 90 डिग्री होगा उसी कोण को हम क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। और कहीं कहीं इसे आप लोग थीटा सी के नाम से भी रिप्रेजेंट कर। थीटा मतलब कोण, सी मतलब होता है क्रांतिक अर्थात क्रिटिकल एंगल। क्या होता है? क्रिटिकल एंगल। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर अभी और भी तो ये बढ़ाया जा सकता है। हाँ जरूर, अर्थात अभी हम आपतन कोण को और बढ़ाते जाएं तो अब जैसे ही हम आगे जाएंगे, अर्थात जो 80 था वो जैसे ही आई का मान 81 होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? जैसे ही ये 81 होगा वैसे ही आर का मान अब क्या हो जाएगा? जैसे यहां आएगा तो आर का मान क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? जब इस तरह से आना शुरू हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जब प्रकाश की किरण ऐसे कोण पर पड़े। अब देखिए, यहां से प्रकाश की ये आप नोट करिए। देखिए यहां पास हम लोग देखेंगे थोड़ा सा कि जब प्रकाश की किरण ऐसे कोण पर पड़े, किस कोण पर? ऐसे कोण पर पड़े कि अब जो किरण है वह अपवर्तित ना होकर, अब देखिए जब वापस उसी माध्यम में लौटने लगेगी तो उस घटना को क्या कहते थे? परावर्तन कहते थे। तो जब प्रकाश की किरण ऐसे कोण पर पड़े कि वह अब क्या ना हो? अपवर्तित ना होकर, क्या हो? अपवर्तित ना होकर क्या होने लगे? परावर्तित होने लगे। परावर्तित होने लगे तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, साथ ही साथ आपको क्रांतिक कोण से संबंधित कोई भी समस्या यहाँ पास नहीं आनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पास कोई भी प्रॉब्लम है तो वह बता सकता है। चलिए अब हम देखेंगे, जैसे हमने प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग देखे थे, परावर्तन के अनुप्रयोग देखे थे, उसी प्रकार से आपकी परीक्षा में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अनुप्रयोग की बात करेंगे। पहला अनुप्रयोग है मृग मरीचिका का दिखना। मृग मरीचिका का दिखाई देना। किसका दिखाई देना? मृग मरीचिका का दिखाई देना। दूसरा आप देखेंगे, मृग मरीचिका के बाद जो उदाहरण आता है, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। तीसरा है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग। और चौथा है
एंडोस्कोपी में प्रयोग। यहां से आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है कि मृग मरीचिका का दिखाई देना। मृग मरीचिका का मतलब आप देखेंगे कि गर्मी के दिनों में जब आप बाइक से या कार से जा रहे होते हैं तो आपको लगता है कि पेड़ के निचले हिस्से पर था, जब पेड़ है रोड के किनारे तो मेन रोड पर पानी भरा हुआ है। दरअसल आपको जो पानी का आभास है वह असली में पानी नहीं होता, बल्कि आपको क्या है, उस पेड़ की छाया के कारण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से आपको वहां पानी जैसा एहसास होता है। सेम उसी प्रकार से जब आप ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करते हैं तो कुछ इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर होती है और इसके अंदर जब प्रकाश एंटर करता है तो कुछ इस तरह ये चलता है और प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण इसमें या दूसरे किनारे पर बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये रहा आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सभी को समझ में आना चाहिए। किसी को प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आया। साथ ही साथ एक नई बात समझ में आई होगी जिसे हम क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने देखा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है कितनी महत्वपूर्ण है और हमारे परीक्षा के लिए भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। दरअसल इन सभी घटनाओं से आपकी परीक्षा में प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, चाहे वो प्रकाश का प्रकीर्णन रहा हो, चाहे वो अपवर्तन रहा हो, चाहे वो परावर्तन रहा है। तो चलिए देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए मान लेते हैं कि यह कोई प्रकाश की किरण है जो कुछ इस प्रकार से आ रही है। रास्ते में ये कोई धूल का कण है। क्या है? धूल का कण है और यह जब प्रकाश की किरण इस धूल के कण से टकराती है तो ये क्या होती है? विभक्त हो जाती है। ध्यान देना है, यह जो प्रकाश की किरण जब धूल के कण से टकराती है तो यह क्या हो जाती है? कई क्षेत्रों में बढ़ जाती है। इस प्रकार से प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात प्रकाश का, ध्यान दीजिए, प्रकाश का धूल के कणों से टकराकर, प्रकाश के धूल के कणों से टकराकर, प्रकाश का धूल के कणों से टकराकर विभक्त होना या फिर कई क्षेत्रों में बट जाना, विभक्त होना की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब प्रकाश की किरण किसी धूल के कण से टकराती है तो धूल के कण से टकराकर वह कई क्षेत्रों में बढ़ जाती है, विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रकीर्णन है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब प्रकीर्णन का मान बढ़ेगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा।
इसका मतलब है कि तरंगदैर्घ्य जिसकी सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, और जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। तो बात आती है तरंगदैर्घ्य की, तो हम लोग इसकी बात भी कर लेते हैं कि तरंगदैर्घ्य को किस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं। यही पास हम समझेंगे कि तरंगदैर्घ्य और प्रकीर्णन के बीच संबंध। आप जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होता है। कौन सा? ध्यान दीजिए, विग्योर के नाम से हम इसे जानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका वायलेट होता है, ठीक है, जिसे आप क्या है, बैगनी कहते हैं। यह आपका ब्लू होता है, जिसे आप नीला कहते हैं। यह रेड होता है, लाल कहते हैं। इंडिगो होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है और ऑरेंज होता है। यहां पास आप जानते हैं कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कम तरंगदैर्घ्य होती है। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल कलर की होती है। क्लियर है? तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, तो आप यहां लिख सकते हैं जब तरंगदैर्घ्य कम है तो प्रकीर्णन ज्यादा होगा, अर्थात आप यहां लिखेंगे, यहां इंपॉर्टेंट करके, कि बैगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक तथा लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे हम लोगों ने देखा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखा, क्या कहते हैं, अपवर्तन देखा, परावर्तन देखा, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पास देखेंगे अनुप्रयोग। क्या देखेंगे? अनुप्रयोग। किसका? प्रकाश के प्रकीर्णन का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, सबसे पहला आप देखेंगे कि सिग्नल का लाल बनाया जाना। सिग्नल का लाल बनाया जाना। दूसरा अनुप्रयोग है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यह किसका उदाहरण है? यह है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन का। तीसरा है आसमान का रंग नीला दिखाई देना। तो आपसे लगातार प्रश्न पूछे गए हैं कि सिग्नल का लाल बनाया जाना प्रकाश की किस घटना को परिभाषित करता है, ऑप्शन दे देता है, तो वहां पास आप प्रकाश के प्रकीर्णन को सही टिक करेंगे। दूसरा आपसे पूछेगा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश की किस घटना के कारण, तो भी आप किसे टिक करेंगे? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दरअसल देखिए क्या होता है, लाल रंग का ही सिग्नल जो बनाया जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि इस वाले हम लोग अनुप्रयोग को देखेंगे कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। जब सबसे ज्यादा होगी तो प्रकीर्णन सबसे कम होगा। जब प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो वह रंग फैलेगा नहीं, बटेगा नहीं और हमारी आंखों को ज्यादा समय तक ज्यादा जल्दी केंद्रित हो जाता है। इस कारण से
हम लोग सिग्नल का रंग कैसा बनाते हैं, लाल बनाते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर आसमान का रंग नीला दिखाई देता है जबकि सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी की है, तो सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन है वह बैगनी रंग का होना चाहिए, तो आकाश का रंग बैगनी दिखाई देना चाहिए, नीला क्यों दिखाई दे रहा है? यह क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर घूम रहा होगा। तो कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे कि बैगनी के साथ साथ इंडिगो का भी कलर है, तो बादल या आसमान का रंग इंडिगो दिखाई देना चाहिए, नीले पे आकर के ही क्यों रुक जाता है? दरअसल जो प्रकाश के सातों रंग हैं उसको जो है बराबर रूप से न बढ़ करके भिन्न भिन्न मात्रात्मक रूप में विभक्त किए जाते हैं, और आप देखेंगे कि यह जो नीले रंग का मात्रात्मक मान है ये सभी की जो आप वैल्यू पर आते हैं तो अलग अलग होती है। ठीक है? और नीले रंग का जो मात्रात्मक मान है वह सर्वाधिक होता है। नीले रंग का मात्रात्मक मान क्या है? सर्वाधिक होता है। इस कारण से नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हैं कि जो नीले रंग की तरंगदैर्ध्य है वह हमारी आंखों के तरंगदैर्ध्य के लगभग बराबर होती है। इस बात को आप ध्यान देंगे, नोट कर लेंगे कि जो नीले रंग की तरंगदैर्ध्य है, ब्लू कलर की तरंगदैर्ध्य है, वह हमारी आंखों के तरंगदैर्ध्य के बराबर होती है लगभग में, इसीलिए हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये प्रकाश से संबंधित जितनी भी घटनाएं थी वो सभी चीजें आज समाप्त होती हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगती है, समझ में आती है? आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट लगातार करते रहें। तो हम लोग यहाँ से लाइट के पोर्शन को समाप्त करके अब आएंगे मिरर और लेंस पर, जो कि हम लोग अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तो आप लोग इसे नोट करके चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।